करेंगे तो आप समझ जाइए कि वो इंसान सिर्फ आरक्षण विरोधी नहीं है, वो संविधान विरोधी है। क्योंकि जो संविधान आपको आरक्षण की ताकत देता है वो उसका विरोध कैसे कर पाता है जो भी सबको ताकत देता है। इसलिए आप समझ जाइए कि कौन है संविधान विरोधी। तो वैसे तर्क देने वाले लोग वो डायरेक्ट नहीं बोल पाएंगे, क्योंकि उनको भी आज के समय इल्म हो गया है कि इस वर्ग की आबादी इतनी ज्यादा है, इनकी राजनीतिक भागीदारी इतनी ज्यादा है कि अगर हम खुल के इनका विरोध कर देंगे तब तो हम कहीं के नहीं रहेंगे। इसलिए वो ऐसे तर्क गढ़ेंगे कि मेरिट खराब हो जाएगा। इसलिए आपको समझना है, पहचानना है कि कौन से वो लोग हैं जो संविधान विरोधी हैं और क्यों करते हैं वो इसका। सबसे पहले बहुत ऑब्वियस सा चीज है कि क्यों करते हैं विरोध। अगर आपको सिर्फ जन्म के नाम पे, किसी जाति विशेष में आने के नाम पे आपको 100% रिजर्वेशन मिल जाए कि जितना पूजा पाठ होगा हम ही कराएंगे, तो कौन नहीं चाहेगा कि जो है आरक्षण खत्म हो जाए या संविधान खत्म हो जाए। मैं हाल फिलहाल में एक वीडियो देख रहा था, उसमें बनारस का एक घाट का वीडियो था। उसमें कुछ लड़के बस ऐसे टेस्ट करने के लिए कि हमको करने देते हैं कि नहीं करते हैं, वो बस क्या किए, वो हाथ में ले लिए डगरा टाइप का छोटा सा, उसमें एक दिया जला लिए और बाती रख लिए। तुरंत 2 मिनट के भीतर एक पंडित जी उसके पास आते हैं, बोलते हैं तुमको कौन अधिकार दिया यहाँ करने का। वो बोला कि कौन जाता है, वो बोला कि हम लोग तो पुलिस से परमिशन लिए। तो बोला नहीं, पुलिस से परमिशन नहीं मानेंगे, जाओ यहाँ से, भागता है कि नहीं भागता है, नहीं तो मारेंगे तुम्हें। अब सोचिए कि प्रशासन से परमिशन लेने के बावजूद भी वो क्यों नहीं पूजा करा सकते हैं, क्योंकि उस जाति विशेष से नहीं, उस जाति विशेष ने आरक्षण ले रखा है 100%। तो इसीलिए वो लोग नहीं चाहते कि आरक्षण आप जो है किसी तरीके से या संविधान लागू हो, क्योंकि उनका जो आरक्षण है 100% आरक्षण है। आप समझिए कि वो रोते हैं कि 50% का आरक्षण का सीमा नहीं टूट जाना चाहिए, लेकिन उनको तो 100% आरक्षण है। उसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल क्या हो। और मैं यहाँ से एक चीज और सबको कहना चाहता हूँ, जातियों में क्या है, हम सबको जातियों में बांट दिया गया, और अब क्या है उसमें पिछड़ा, अति पिछड़ा और भी पिछड़ा करेंगे। आपको ये बात समझना होगा कि आपसे जो भेदभाव होता है वो इसलिए नहीं होता कि आप जाति उस विशेष से आते हैं, आपसे भेदभाव होता है क्योंकि आप उस वर्ग से आते हैं। ये नहीं बोलता है लोग कि भाई वो जाति का, वो बोलेगा छोट जात, कभी सुने किसी जात, वो बोलेगा छोट जात का है, दलित है। आपको इसलिए नहीं बोलता है किस जात का इसलिए विरोध कर। जब आपसे विरोधी करता है वो छोट जात के होने के नाते, तो आप क्यों जाति में छोटा छोटा बैठ के किसी वोट बैंक की वजह से उन्हीं लोगों को मजबूत करने चल जाते हैं जो सबका विरोध करता है। ऐसा थोड़ी भी किसी एक जाति का विरोध कर रहा है, तो आपको वर्ग का विरोध कर रहा है। ये आपको समझना होगा। इसलिए अब बात चल रही है लगातार कि आरक्षण को और बांटा जाए और बांटा जाए। इससे हम कभी इस बात पे बात करते हुए हम सुनते हैं कि 50% का बैरियर छोड़ के हम 75 कर देते हैं, जिनका जितना आबादी हो उतना कर देते हैं। नहीं, पूरी नौकरी में मैं इस बात का डेटा लेके आया हूँ। पूरे अभी करेंटली बिहार सरकार में 20,50,000 सरकारी पद है। वो भी कैसे पता चला हमें, तो लेटेस्ट जाति जनगणना है जो आज का तीसरा टॉपिक भी है कि जाति जनगणना और ये सब ना कराने का कारण क्या है। देश में बहुत विरोध हुआ, किसके विरोध हुआ, इसमें क्या दिक्कत है। आप हमको किसी को भी कोई भी बीमारी होती है तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, डॉक्टर क्या लिखता है, टेस्ट कराने लिखता है। तो इस देश का एक बार टेस्ट हो जाएगा कि किस जाति में कितने गरीब हैं, कितने अमीर हैं, किसको क्या मिला, किसको नहीं मिलेगा। इससे किसी को क्या दिक्कत होनी चाहिए, नहीं दिक्कत होनी चाहिए। लेकिन फिर दिक्कत है लोगों को, क्यों दिक्कत है, क्योंकि इससे सच्चाई बाहर आ जाएगी। जो बिहार की जाति जनगणना से भी सच्चाई बाहर आएगी। जब हम डेटा देखते हैं तो हमें पता चलता है कि जनरल वर्ग से गरीबी का आंकड़ा मैं दे रहा हूँ बिहार में ऐसे 36% के आसपास गरीबी बिहार सरकार के लेटेस्ट सर्वे के अकॉर्डिंग आई, जिसमें 22% जनरल वर्ग के लोग गरीब हैं, लगभग 35% ओबीसी वर्ग के लोग गरीब हैं और लगभग SC ST के 43 से 44%। और ये जनरल का 22% तब है जब मुसलमानों के भी एक तबके जो जनरल में आते हैं उनको जोड़ कर किया गया। अगर आप अलग कर लेंगे ना, क्योंकि उनमें ज्यादा गरीबी और है, उनको भी अगर जनरल अलग कर लेंगे और सिर्फ हिंदू का जनरल लेंगे तो संभवतः जो गरीबी का आंकड़ा है वो 14-15% के आसपास आ पाएगा। अच्छा, इन लोगों ने ऐसा क्या किया कि ओबीसी दलित जो है 40-40% गरीब है और इनके में गरीबी 15% है, जबकि सरकार वही है, रोड सड़क वही है, संसाधन वही है, सरकारी स्कूल वही है, सरकारी कॉलेज वही है। क्यों है? क्योंकि उनको पहले से आरक्षण मिला हुआ, हमें आजादी के बाद मिला थोड़ा सा, तब जाके हम थोड़ा उस रेस में आना शुरू हुए जिस रेस में वो ऑलरेडी बहुत आगे जा चुके हैं। तो हमें कैसे होगा, जब किसी सब्जी में नमक ज्यादा पड़ जाता है तो हम क्या करते हैं, पानी थोड़ा और बढ़ा देते हैं। तो आरक्षण वही पानी है, थोड़ा और बढ़ाना होगा तभी जाके वो जो देश नामक जो हमारा चीज है, सब्जी है, वो खाने लायक बनेगा। वरना क्या होगा, एक वर्ग विशेष के पास रहेगा तो नमक ज्यादा से ज्यादा रहेगा ना, वो ढंग से वो तो अपना खाई रहे, हमारे खाने लायक नहीं रह जाएगा, ये देश फिर हमारे लायक नहीं रह जाएगा उस हिसाब से। तो इसीलिए हमें जरूरत है संविधान पर चर्चा की। और आखिरी जो आज का टॉपिक है वो ये है कि क्यों हमें हाईकोर्ट और जो सुप्रीम कोर्ट है इन सब में कॉलेजियम सिस्टम और इन सब का विरोध या फिर जो भी है उसमें एक मैंडेट का जरूरत है। इसमें बहुत शॉकिंग आंकड़ा आपके सामने रखना चाहूँगा। भारत में जितने करेंटली अभी जज हैं उसमें
उसमें से 30% जज ऐसे हैं जिनके पिताजी ऑलरेडी जज हैं, और साथ में 30% बाकी जज वैसे हैं जिनके घर में पहले से कोई हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट का वकील है। तो अगर 60% हिस्सेदारी आपकी, और ये 74 परिवार ऐसे हैं जिनके बीच में ये सारा खेल चल रहा है, 140 करोड़ का देश और मात्र 74 परिवार में टैलेंट है, कैसा मतलब संयोग है? आप कहिए तो संयोग कहिएगा, ऐसा हो नहीं सकता है। मतलब डेटा ये सजेस्ट करता है कि अगर हम एक सिक्का उछालेंगे तो 50% चांस है कि हेड भी आ जाएगा और 50% चांस है कि टेल भी आ जाएगा, लेकिन 140 करोड़ के देश में मात्र 74 परिवार ऐसे लोग हैं जिनमें से 60% जज बन जा रहे हैं। ये तो बहुत ज़्यादा संयोग हो गया, संयोग का भी अति संयोग है। इसलिए हमें ज़रूरत है इस चीज़ को बोलने की। और क्यों हम नहीं बोल पाएंगे? क्योंकि कोर्ट का एक वो है, दायरा है, आप बोलिएगा तो आपके ऊपर वो लगा दिया जाएगा, कंटेंट लगा दिया जाएगा कि आप जजों का विरोध कर रहे हैं या कोर्ट का जो है बेइज्जती कर रहे हैं। ये बेइज्जती नहीं है, अपना अधिकार मांगना। संविधान की सबसे बड़ी खूबसूरती यही है कि अम्बेडकर जी ने हमें यह अधिकार दिया कि अगर आप अपना कोई जायज़ हक मांग रहे हैं, ये कहीं से भी किसी कानून का उल्लंघन नहीं है, कहीं से भी संविधान का उल्लंघन नहीं है। तो अब जब हम 75 साल बाद ये बोल रहे हैं कि हर चीज़ में हमको थोड़ा थोड़ा करके आरक्षण मिल के आज के समय कितना थोड़ा बहुत हमारा भागीदारी सुनिश्चित हो पाया, तो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट या वैसे जो न्यायिक संस्थान है उसमें हमें क्यों नहीं मिलना चाहिए आरक्षण? और ये कैसे तय होगा? ये जो कॉलेजियम सिस्टम है, इनमें गिन के 4 या 6 जज तय कर लेते हैं कि अगला जज कौन हो। ये तो बहुत ही मतलब एक तरीके से कहा जाए तो डेमोक्रेसी के अगेंस्ट हो गया है। किसी प्रकार की पारदर्शिता नहीं है कि ऐसा क्यों हुआ कि वो जज ऐसा क्या काम कर रहे हैं बाकी जजों के मुकाबले इतने सारे जजों के बीच में। और हमारे साथ दिक्कत क्या है कि ज़्यादा से ज़्यादा हम अभी एग्जाम देके डिस्ट्रिक्ट जज वाला क्वालिफाई कर सकते हैं, यूपीएससी वगैरह कराती है, इस टाइप का हर एक राज्य में होता है, लेकिन आप वहीं तक जा सकते हैं। वहाँ से हाईकोर्ट पहुँचने के लिए आपको उसी कॉलेजियम की जरूरत लगेगी, उस हाईकोर्ट से सुप्रीम कोर्ट पहुँचने के लिए उसी कॉलेजियम की जरूरत लगेगी। अब आप समझिए, इसका बस एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि भारत में दूसरी बार हो रहा है जब कोई CGI हमारे जो है दलित वर्ग से आते हैं, दूसरी बार 75 साल के इतिहास में हो रहा है। जबकि ये तो उनकी आबादी अगर देखी जाए 15% से ज़्यादा है, तो उनको पहले से भी हिस्सेदारी मिलनी चाहिए थी, लेकिन आज जाके मिल रही है। अब इन सारी बातों के बाद मैं बहुत ज़्यादा लंबा और नहीं बोलना चाहूँगा। मैं बस अंत में आप सभी से बस 2 गुजारिश करना चाहता हूँ। सबसे बड़ा दिक्कत, जितने दिन मैं इधर रहा हूँ बिहार में, मैं शिक्षा के चलते बाहर भी गया, उसमें एक सबसे बड़ा दिक्कत मैंने महसूस किया कि हम ऐसे अभी बात कर रहे हैं अच्छी चीज़ों पर कि हमें साथ होना चाहिए। दिक्कत कहाँ आती है कि हम अपने आप को जातियों में पाते हैं, और जातियों से ज़्यादा हमने उस जाति में भी हायरार्की बना रखी है। हम सब पिछड़ी जाति या दलित के आते हैं, लेकिन दलितों में भी है कि वो हमसे ज़्यादा छोटा वाला दलित है, हम उससे बड़े वाले दलित। पिछड़ों में है कि वो हमसे ज़्यादा छोटा वाला पिछड़ा है, हम उससे थोड़ा ज़्यादा बेहतर वाले पिछड़े। अरे भाई, आप ऐसा करके किसको बल दे रहे हैं? मान के चलिए अगर पिछड़े जाति में कहा जाए तो यादव सबसे ज़्यादा आबादी वाली जाति है, लेकिन फिर भी उसके साथ यूपी के इटावा में क्या हुआ? जब कथा करने गया उसको जाति के आधार पर ही भेदभाव करना पड़ा। ये नहीं देखा गया कि उसकी आबादी कितनी ज़्यादा है या वो कितना मजबूत है। तो आप इस बात को यहाँ से गांठ बांध कर ले जाइए कि आप अगर जाति जाति का नाम रखते जाएंगे, बारी बारी करके सबके जाति का नंबर आएगा, सबका शोषण किया जाएगा फिर से। इसी में जब हिटलर जर्मनी में तानाशाही कर रहा था, तो एक लेखक थे, उन्होंने कहा था पहले वो यहूदी के लिए आए, उनको मार दिया, मैं कुछ नहीं बोला क्योंकि मैं यहूदी नहीं हूँ। फिर वो शिक्षक के लिए आए, मैं कुछ नहीं बोला क्योंकि मैं शिक्षक नहीं हूँ। फिर वो नाच बाजे वाले के लिए आए, मैं कुछ नहीं बोला क्योंकि मैं नाच बाजा वाला नहीं था। फिर वो मेरे लिए आए, लेकिन तब तक कोई बचा ही नहीं था जो मेरे लिए आवाज़ उठाता। इसलिए मैं आज आप सभी को कहना चाहूँगा कि आप ये मत देखिए कि उसके साथ हो रहा है तो ठीक है, हो रहा है, बढ़िया है, होने कल को आपका भी नंबर आएगा। ये व्यवस्था ही ऐसी है कि सबका नंबर आना है। इससे बचने का सिर्फ एक ही तरीका है कि सब संगठित होइए, अपना आवाज़ उठाइए और वैसे लोगों को ही हमेशा मौका दीजिए जो आपके हित का बात करते हैं, आपके साथ सहयोग करते हैं, आपको आगे बढ़ाते हैं। अंत में मैं अम्बेडकर साहब की एक जो उनकी टिप्पणी थी वो कह के खत्म करना चाहूँगा। उन्होंने इंग्लिश में कहा था एजुकेट, एजुकेट, ऑर्गेनाइज। हिंदी में अनुवाद हुआ शिक्षित बनो, संघर्ष करो, संगठित बनो और संघर्ष करो। इसी नारे के साथ मैं इस मंच के जितने भी ऑल इंडिया बैकवर्ड क्लास फेडरेशन के लोग हैं और जो भी इस पार बैठे हुए हैं, उन सबको बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद कहना चाहूँगा कि आपने इस कड़ी में पहला कदम उठा लिया है। आप जो है संगठित हो गए हैं। संभवतः इसमें से बहुत सारे लोग होंगे जो शिक्षित भी होंगे। अब आपको क्या करना है? संघर्ष करते जाना, और संघर्ष कभी खत्म नहीं होगा। जब हासिल भी हो जाएगा लक्ष्य, तब भी संघर्ष करते जाना होगा, क्योंकि उसको बनाए रखना है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद।